प्रिय बंधुओं, मैं उत्तर प्रदेश के एक संस्कारी परिवार से हूँ। वर्षों पहले जब मैं दिल्ली महानगर में केंद्रीय सरकार के एक विभाग में सेवा आरंभ करने आया था, तो मेरे साथ सपनों की एक बोझिल गठरी थी। चुनांचे वे सपने तो कभी साकार नहीं हो सके, लेकिन मैं इस महानगरीय जीवन का खूब जायजा लेने लगा। यहाँ जिंदगी का जो खुलापन मिला वह मेरी मानसिकता में फिट नहीं बैठ पाया। जिंदगी जीने की जो उद्दंडता, जो उच्छृंखलता, जो बेढंगापन दिखाई दिया, वह मुझे कतई रास नहीं आया। खास तौर से औरत और पैसे के पीछे जो अंधदौड़ मैंने देखी, उसमें से नैतिकता, मानवता और चारित्रिक उदात्तता गायब थी। मित्रों, मैं जिस कहानी का वाचन करने जा रहा हूं, उसका केंद्रीय भाव कुछ ऐसा ही है। शीर्षक है, यार डरती क्यों है। तो लीजिए कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं। रंभा आज इतनी खुश थी कि कहो मत। वह बार बार अपना पर्स टटोल रही थी। पर्स की चेन खींचकर भीतर चमकते कुरकुरे नोटों को देखकर फुलझड़ी हो रही थी। पर मन में और कुछ और, वह इतना कुछ और पाने की लालसा सुनामी लहरों की भांति सारे बांध बंधन तोड़ देना चाह रही थी कि उसे लग रहा था कि उसका यह चाहना उसके भीतर से निकलकर अभी मूर्त रूप ले लेगा और उससे गरज कर कहेगा कि फिजूल की उलझनों और वाहियात सोच में पड़कर खुद को बर्बाद क्यों कर रही हो। यहाँ आओ, बस मौज मस्ती के लिए जियो। आखिर अभावों और मुफलिसी में कुड़ कुड़ कर जीने से तुम्हें क्या मिलेगा। वह खो गई। जिन महलों जैसे कोठियों को वह अब तक आंखें फाड़ फाड़ देखा करती थी, अब उनके अत्याधुनिक वैभवों को वह जी भर कर जिएगी। जिन बेशकीमती साज सामानों को देखकर वह तरसा करती थी, अब उनका छक कर उपभोग करेगी। उसके बदन में एक बैग सिहरन सी होने लगी। बदन की हड्डियां चटकाकर उसे बड़ा मजा आ रहा था। मांसपेशियों में हो रही कसमसाहट से उस पर उन्माद छाता जा रहा था। उसके कान में एक परिचित सी मर्दानी फुसफुसाहट उसकी तबीयत को और भी नमकीन बना रही थी। फुर्सत मिलते ही इधर आना डार्लिंग। जॉन, मैं तुझे ट्वीन बनाकर रखूंगा। क्या जरूरत है तुम्हें किसी कंपनी वगैरह में जाब जुब करने की। तुम्हारे पास इतनी प्रीशियस बॉडी है, वो क्या कहते हैं कि कातिलाना जिस्म है, कि दुनिया भर के सारे हीरे जवाहरात फीके पड़ जाएंगे। ऐसे ज्वेल को पाउंड और डॉलर में नहीं बुलाओगी तो जिंदगी भर पछताओगी। रंभा ने इतराते हुए अपनी दमकती देह यष्ट पर निगाह डाली तो उसका चेहरा और भी दमक उठा। उसने बारी बारी से अपने अंग प्रत्यंग का जायजा लिया। अपनी ढीली ढाली टी शर्ट में झांक कर अपने गोल मटोल स्तनों को देर तक निहारा। फिर देर तक पसीने की गंध सुलगती रही। ख्यालों में खोने का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। उसने उस आदमी का गुप्त इशारा कितनी चतुराई से समझ लिया था। अगर कोई फटीचर आदमी होता तो वह सरेआम उसकी सैंडल से धुलाई करती, पर उसे तो उसके शान शौकत को देखकर ही उसकी रईसी का अंदाजा लग गया था। पहली बार उसने यह कदम उठाया था। वह विचरने लगी कोई 1 घंटा पहले की यादगाह में। कितने आलीशान फ्लैट में वह उसके साथ। पहले उसने उसे रुपयों की सेज पर लिटाया, फिर बेडरूम में जाकर गर्मा गर्म फ्राई फिश खिलाई और उफ कितनी टेस्टी ड्रिंक पिलाया। वह तो पीते ही मस्त मस्त हो गई। उसके दमदार बाजुओं की कसौट में वह एक रबड़ की गुड़िया की तरह खेलने लगी थी। उसकी खुददारी पर तो वह मर मिटी थी, जबकि वह उसे उस कमरे में ले गया जहां उसे लगा कि वह नोटों की किसी फैक्ट्री में खड़ी है। रुपयों की इतनी गड्डियां उसने पहले नहीं देखी थी। बाप ने तो एक एक पैसे के लिए उसे तरसा दिया है।
पूरे घर को दाने दाने का मोहताज बना दिया है। खूंसट खबीज। उसके मुंह से एक और भद्दी सी गाली निकलते निकलते रह गई, जैसे कि उसका बाप जालिम ठेकेदार के रूप में उससे अब तक बेगारी पर मजूरी कराता रहा हो। लिहाजा उस दमदार मर्द ने तो उसे निहाल कर दिया। उसने उसकी गर्दन पर अपना सिर झुकाते ही उसका मन मोह लिया था। इस पर लाखों करोड़ों कुर्बान, जितना चाहो उतना बटोर लो। पर वह कमबख्त सकुचाई अलसाई सी 50 और 100 रुपयों की कोई 7-8 गड्डियां ही अपने पर्स के हवाले कर पाई थी कि वह उस पर झुकने के बाद खुद को संभाल नहीं सका था। वह उस पर निढाल गिर गया, उसके जिस्मो जान से लिपट चिपट गया। रंभा को तो जैसे होश ही नहीं रहा। जब उसने प्रपोज किया, डार्लिंग क्या मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर लूं, तो वह ना नहीं कर सकी। वह ऐसे खुश होगी मानो कि उसकी जिंदगी का एक नया आयाम मिला हो, खुला आसमान मिला हो। वह प्रत्युत्तर में सिर्फ मुस्कुराई और उस आदमी ने आदतन इसको मौन स्वीकृत समझ लिया। रंभा ने चारों ओर देखते हुए अपनी आंखें ऐसे फैलाई जैसे कि वह कह रही हो कि जो जी में आए कर लो, मुझे क्या एतराज है। शायद उस वक्त उस पर ऋचा हावी होती जा रही थी। ऋचा उसके बाज की फर्स्ट स्टेनो है, यानी ऋचा उससे कई गुना सीनियर है। अपनी बॉस की विशेष कृपा पात्र होने के कारण उसकी स्टाइल ही अलग हो गई है। जूनियरों से वह जिस गैरियत से पेश आती है, उससे उनमें उसके प्रति एक अजीबो गरीब आकर्षण पैदा होता है। वह अपने बॉस की चहेती स्टेनो है, जिसे अपने बॉस के सारे राज पता है। बॉस से वह इतनी अंतरंग रहती है कि स्टाफ यह भी कयास लगाने लगता है कि उसने तो कहने को किसी पंजाबन के संग फेरे लगा रखे हैं, असली बीवी तो उसकी ऋचा ही है। ऋचा उसके बाईं ओर ऐसे चलती है जैसे कि वह उससे अब चिपकी तब चिपकी। पता नहीं वह अकेले में उससे किस तरह पेश आती होगी। बहरहाल वह उसका सारा हिसाब किताब रखती है, उसकी फाइलें संभालती है, उसके पर्स पर दावा रखती है। ऋचा रेस्तरां में उसके साथ कॉफ़ी पीती है, उसके साथ कैंटीन में लंच और डिनर भी करती है। बाहर उसके साथ कहाँ कहाँ जाकर बड़ी देर बाद वापस आती है, बड़े एहतियात से माथे से पसीना पोंछते हुए और अपने ड्रेस की सिलवटें ठीक करते हुए। बेशक वह उसके घर की भी जाती होगी, उसकी कानूनन बीवी पर गैर कानूनी रोब गालिब करने के लिए। जब स्टाफ को छुट्टी चाहिए या बॉस का स्पेशल फेवर, तो वे ऋचा की खुशामद करते हैं, ऋचा के इर्द गिर्द भनभनाते हैं। उस वक्त ऋचा का मतलब रियल बॉस, सुपर बॉस होता है, पर वह उन्हें आसानी से लिफ्ट देकर अपना इंपॉर्टेंस कम नहीं करती है। रंभा कितनी खुशकिस्मत है कि उस पर ऋचा का निगाहे करम हुआ है। वह धन्य धन्य हो गई है। उससे अंतरंगता स्थापित करने में रंभा इतनी सफल हो गई कि जब बॉस मीटिंग में बिजी होता या किसी सेमिनार में गया होता, तो रंभा और ऋचा साथ साथ ही दिखाई देती। रंभा उससे बातें करते समय एकदम मंत्रमुग्ध हो जाती, उसे अपलक निहारती। उसे उस पर कितना नाज है। ऋचा मॉडर्न वुमन की जीती जागती मिसाल है। इतनी मैच्योर लेडी रंभा ने पिछले 29 साल में कहीं कभी नहीं देखी। उसने उसे बेहद ज़रूरी बातें बताई हैं, जिनसे ज़िंदगी बेशकीमती हो गई, जिन्हें जाने बगैर उसकी ज़िंदगी ही फिजूल हो जाती। ऐसा ही उसका मानना है। उसी ने उसे बताया है कि किन किन बातों से कोई नादान और कमसिन सी दिखती लड़की कब औरत सी हो जाती है। उसने उसे मर्दों के बारे में अत्यंत सीक्रेट चीज़ें बताई हैं। मर्द क्या चाहते हैं, उन्हें कैसे खुश रखा जा सकता है, उन्हें कब, कहाँ और किस मौके पर अपने मतलब पर खरा उतारा जा सकता है, उन्हें कैसे गधे की तरह बावला बुद्धू बनाया जा सकता है, लट्टू और चकर घिन्नी की तरह नचाया जा सकता है, वगैरह वगैरह। ऋचा के साथ रंभा की गूढ़ अंतरंगता खास तौर से स्टाफ के लिए
ईर्ष्या और चर्चा का एकमात्र मुद्दा बनती जा रही है। लेकिन रंभा भी कुछ कुछ ऋचा की तरह रिजर्व और आत्म केंद्रित सी रहने लगी। ऋचा के मार्ग निर्देशन में वो शीघ्र ही बॉस के करीब आ गई। उसने पता नहीं रंभा को कौन सी घूंट पिलाई कि बॉस उसे अपनी पारदर्शी केबिन से घूर घूर कर देखता रहता और उसे बिना प्रयोजन बुला बुला कर लिफ्ट देता रहता। रंभा की तो मानो लॉटरी ही लग गई। किस्मत का पिटारा ही खुल गया। अपने बॉस की नजरों में वह एक मूल्यवान हीरा बन गई। ऋचा की फिलॉसफी रंभा पर बेइंतहा असर करती जा रही थी। उसकी सेक्स साइकोलॉजी की जानकारी पर तो रंभा उसे बार बार पीएचडी की डिग्री से नवाजती रहती। उस दिन उसने किसी होटल में चिकन लेग चूसते चिचोड़ते हुए उसे तफसील से समझाया था। औरत तब औरत बनती है जबकि उसका कोई मर्द होता है। किसी लड़की को औरत उसका बॉयफ्रेंड बनाता है। बेवकूफ़ लड़कियां मॉरलिटी और चेस्टिटी के बकवास में पढ़कर अपनी जिंदगी मीनिंगलेस बनाती हैं। अब तुम ही बताओ, गॉड ने मर्द किस मकसद से बनाया? उसके ही डायरेक्शन पर मर्द फेयर सेक्स के इर्द गिर्द भनभनाते रहते हैं। घर में मर्द, मजलिस महफिल में मर्द, बाजार में मर्द, ऑफिस में मर्द, हर जगह मर्द, मीठी मीठी लौंडियों पर भनभनाते मर्द। जब मक्खियाँ मिठाइयों पर बैठती हैं तो क्या लोग मिठाइयों पर लाल टपकाना बंद कर देते हैं? लिहाजा जब कोई मर्द किसी औरत के साथ होता है तो लोग औरत को बदनाम करते हैं। आखिर ऑलमाइटी ने औरत को इतना तबाहकुन जिस्म क्यों दिया? इस पर भी लोग बाग इतनी नासमझी करते हैं। बस बिला वजह के बात बतंगड़ में अपना टाइम स्पॉइल करते हैं कि सो एंड सो बाप ने अपनी बेटी के साथ मुंह काला किया, फलाने भाई ने, जीजा ने, चाचा ने। अरे हद हो गई भाई। औरत है तो उसके साथ औरतों जैसा ताल्लुकात रखो। अब देखो, डीपीएस की उस लौंडिया ने पहले तो खूब मजा लिया और ब्लू फिल्म भी बनवाई, पर बाद में इज्जत, आबरू, प्राइवेट लाइफ इंटरफेरेंस जैसी बातें करीना और शाहिद ने भी अच्छा ही किया। पर फिर वही बेहुदी बातें, निजी जिंदगी में ताक झांक, दखलंदाजी वगैरह वगैरह। अरे औरत मर्द के बीच तो बस यही होता है, इसके सिवाय कुछ नहीं। दोनों के रिश्ते को इतना कंजर्वेटिव क्यों बनाते हो? यह ब्लू फिल्म का शगुफा भी लोग खूब छोड़ते हैं। औरत मर्द कहानी लगे हुए हैं। जरा सी फोटो क्या खींच ली कि हंगामा ही खड़ा कर दिया। अरे इसे वाइट फिल्म का नाम क्यों नहीं देते? इसमें ऑब्जेक्शनेबल क्या है, अनसोशल क्या है, अजूबा क्या है? सब तो नेचुरल है। ऋचा की प्रैक्टिकल फिलॉसफी की पैग लगाकर रंभा पर मैच्योर होने की सनक बड़ी सरगर्मी से सवार हुई। इसके चलते वह अपनी ऋचा के डायरेक्शन पर वुमन बनने की जद्दोजहद में सेक्स मनोविज्ञान पर कई ग्रंथ चाट चुकी है। स्टाफ उसके प्रोग्रेस को देखकर यह कानाफूसी करता है कि देखना, एक दिन रंभा ऋचा मैडम को बहुत पीछे छोड़ जाएगी। एक दिन बॉस ऋचा को घास डालना बंद कर देगा। आखिर रंभा के इतने तगड़े सेक्सुअल सिग्नल्स के आगे तो ऋचा को चारों खाना चित होना ही पड़ेगा। पर बेवकूफ ऋचा इतनी सी बात क्यों नहीं समझती? लिहाजा ऋचा को रंभा के बॉस पर दिन दहाड़े मारे गए इस डाके के बारे में जैसे कुछ पता ही न हो। वह एकदम गाफिल, खफ्तुल हवास, जैसे कि उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा। दरअसल वह ओवर कॉन्फिडेंस के नशे में बेहद चूर रहने की आदत से बाज नहीं आने वाली है। रंभा को बेहद गिला है कि उसके घर में उसके सेक्सी अंदाज को समझने की जहमत कोई नहीं उठाना चाहता। उसकी सेक्सी ब्यूटी की तारीफ कोई नहीं करता। इकलौता भाई रमण भी तो उसे दूर से देखकर ही उसे किनारा कर लेता है, जैसे कि वह उसे साबुत निकल जाएगी। 54 साल की उम्र में ही बर्फ जैसे ठंडे पड़ चुके उसके पापा उससे ऐसे परहेज करते हैं जैसे कि छुआछूत की परंपरा उसके घर से ही शुरू हुई थी, जिसका अंत तभी होना है जबकि दुनिया खत्म होगी। उसकी अल्हड़ता को देख सारा घर उसे अजनबी सा मानने लगा है। गोया कि उनके घर में रंभा की मौजूदगी की वजह से वह सब नाजायज बातें घटित होने जा रही हैं या हो रही हैं जिनकी उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी।
रंभा ने अपनी घड़ी देखी तो कोई जरूरी काम में कोताही बरतने की खिसियाहट ने उसके चेहरे की क्रीम को और चमकदार बना दिया। बाप रे, 3:30 बजने को हैं। कम से कम इन नोटों को तो खाते में जमा करा दें, वरना शक्की बाप पूछेगा कि इतने रुपए आए कहाँ से। वह रेलिंग के रॉड से फिसल कर चल पड़ी। जब वह पार की सीढ़ियों से उतरने के बाद पालिका बाजार के सामने से गुजर रही थी तो वह उसी मर्द से टकराई जो उसे कोई घंटे भर पहले वहां छोड़ गया था। पर उसे सिसकारी मारते हुए उसको नजरअंदाज करना पड़ा, क्योंकि उसके साथ उसका बॉस खड़ा बातें कर रहा था। वह कुछ क्षण के लिए चकरा सी गई, फिर बात और बाल को आदतन झटकते हुए उड़ती हुई सी बैंक में दाखिल हुई। बैंक मैनेजर ने उससे पता नहीं क्यों 60,000 रुपये जमा करने के बाबत कोई पूछताछ नहीं की, वरना 40,000 से ज़्यादा रुपए जमा करने पर रुपए का स्रोत बताना ज़रूरी होता है इनकम टैक्स के मकसद से। खैर, उस दिन वह बहुत खुश थी। उन्माद उसके मन में ही नहीं था, बल्कि बाहर भी छाता जा रहा था। पर घर में उसी पुराने अंदाज में छाई मनहूसियत पर उसे बड़ा कोफ्त हो रहा था। रोज की तरह उसकी मम्मी पापा के पास जाकर रात के बंदोबस्त करने के लिए जोर जोर से बातें कर रही थी, जबकि पापा बड़ी बेचारगी से अपनी खाली पॉकेट टटोलते हुए अपनी मजबूरी बयां कर रहे थे। रंभा का मूड एकदम से ऑफ हो गया। उसके मन में आया कि वह अपने पर्स से 100 के कुछ नोट निकालकर उनके मुंह पर फेंकते हुए कहे कि भुक्खड़ कहीं के, जब इस घर में रंभा जैसी कमाऊ बेटी मौजूद है तो उन्हें परेशान होने की क्या जरूरत है। इसी बीच उसने देखा कि पापा ने रमन को आवाज देकर बुलाया और उसे कुछ हिदायत देते हुए बाहर भेजा। वह समझ गई कि रमन कल की तरह फिर बनिए से उधार सामान मांगने गया है। रंभा बड़बड़ाई, हद हो गई। जब खर्चा खाना संभालने की कुवत नहीं थी तो खूंसट ने परिवार क्यों बसाया बढ़ाया। थोड़ी देर बाद रमन कल की तरह ही मुंह लटकाए हुए लौटा। रंभा का ध्यान सबसे छोटे भाई देबू के मरील चेहरे ने खींचा। रमन को इस तरह खाली हाथ लौटा देखकर उसके चेहरे पर मुर्दनी छा गई थी। उसे रुआंसा देख रंभा का जी फिर से भर आया। उसने पिच से थूकर अपना जी ठीक किया। तभी उसे लगा कि अब उसकी माँ उसके पास आएगी और बाजार से सामान मंगाने के लिए उससे रुपए मांगेगी। कुतिया कहेंगी, आखिर 4-4 बच्चे पैदा करने की क्या जरूरत थी? नसबंदी नहीं करा सकती थी क्या? पिछले 6 साल पहले तक देबू तो कुल 5 साल का ही है। रंभा तत्काल लाइट बुझाकर कमरे की ओर रुखसत हो गई। बॉस की खास मेहरबानी के चलते रंभा को साइड जॉब के लिए आसानी से छुट्टियां मिल जाया करती थी, इसलिए उसने 3-3 बैंकों में अपने खाते खुलवा लिए थे और वह दूसरे स्थानों पर भी रुपए खपाने के जुगाड़ में लगी रहती थी। कंपनी से मिलने वाली तनख्वाह में से वह 1 पाई भी घर देने से मना कर देती थी। मुझे अपनी मैरिज के लिए रुपए जमा करने हैं, मेरे हाथ पीले करने की ताकत मेरे बाप में नहीं है। वह बात बात में अपने घर में सभी को यह झिड़की सुना देती थी। लिहाजा वह इतने रुपयों को खपाए तो कहाँ खपाए। यह तो बहुत अच्छा हुआ कि कंपनी में स्टेनो की काम की आड़ में उसके सारे काम पर पर्दा पड़ा हुआ था। घर में भी उस पर कोई शक जैसी बात की गुंजाइश ही नहीं थी, सो वह बेफिक्र थी। एक दिन मैडम रंभा कंपनी में बेहद खफा खफा थी। उस दिन उनके साथ कुछ अनचाही बातें घटित हो गई थी। उनके ही एक वहमी कुलीग ने एक बेजा गुस्ताखी की थी, एक तरफा इश्क में उससे प्रपोज करने की। मैडम ने उस आशिक मिजाज की शिकायत तत्काल अपने चहेते बॉस कपूर साहब से की, जिन्होंने खास दिलचस्पी लेते हुए न केवल उस बदतमीज शख्स की नौकरी टर्मिनेट की बल्कि उसे पुलिस के भी सुपुर्द कर दिया। उस वक्त कपूर साहब कुछ अदरवाइज इन्वॉल्व थे, जिसके चलते उन्हें कई बार रंभा को नज़रअंदाज करना पड़ रहा था। उन्हें क्या पता था कि रंभा के दिल पर क्या गुजर रही है। वाकई बाज की बेरुखी से उसकी दुनिया में अंधेरा सा छाता जा रहा था। रंभा हैरान थी कि अचानक उसकी अच्छी किस्मत पलटी खाने पर क्यों तुली हुई है। वह कई बार बॉस के
चैम्बर के इर्द गिर्द मंडराती हुई उन्हें प्रभावित करने की असफल कोशिश भी कर चुकी थी। पर न तो उनकी निगाहें उसकी तरफ उठी, न ही उन्होंने उसे बुलाने की कोई जरूरत समझी। ऋचा ने दूर से ही रंभा की परेशानी भांप ली। वह उसे खींचकर कॉफी हाउस में ले गई। स्पेशल कॉफी का ऑर्डर देकर उसे समझाने लगी, यू आर अ सिली गर्ल, यू डोंट नो कि उनका कितना घाटा हुआ है। उनकी किस्मत से किसी जलने वाले ने खुफिया डिपार्टमेंट को खबर कर दी है कि उन्होंने घर पर ही नोट छापने की फैक्ट्री लगा रखी है। सो सीबीआई अफसरों ने कल शाम उनके घर छापा मारा था। उन हरामजादों के हाथ तो कुछ भी नहीं लगा, पर एक शरीफ आदमी बदनाम हो गया। हाँ, उनके दोस्त गुप्ता जी के घर से न केवल नोट छापने की मशीन मिली, बल्कि कोई 58 करोड़ नकदी भी बरामद हुई। दरअसल कपूर साहब अपने साले गुप्ता जी के साथ मिलकर करेंसी प्रिंटिंग का साइड बिजनेस करते थे। अब तुम ही बताओ, बॉस इतने बड़े आदमी हैं, उनके बच्चे स्विट्जरलैंड और स्टेट्स में हायर एजुकेशन ले रहे हैं। लकीली उनकी वाइफ, हाँ वह भी एकदम एक्सपेंसिव है। आज पेरिस में मार्केटिंग करनी है तो कल हांगकांग में डिनर। आखिर इतना बड़ा खर्चा कपूर साहब संभाले तो कैसे संभाले? उनकी यह कंपनी तो पहले से ही लॉस में चल रही है। बस ये समझ लो कि उसे उन्होंने अपने वेलफेयर के लिए चला रखा है, वरना हम कहाँ जाते। लेकिन ये नामाकूल पुलिस, सीबीआई, कोर्ट, कानून अच्छे भले लोगों को भी अपना अपना काम सुकून से करने नहीं देते। रंभा बॉस के दुख में उनसे कहीं ज्यादा डूब गई। कपूर साहब के प्रति उसकी हमदर्दी उफान पर थी, पर वह पुलिस खुफिया को गाली गुफ्ता देने के सिवाय कर ही क्या सकती थी। उसे तो खुद से ज़्यादा अपने प्रिय बॉस की चिंता हो रही थी। इसलिए उस शाम वह अपने घर जाने के बजाय ऋचा के साथ होली और बॉस की कोठी में दोनों ने एक साथ दस्तक दिया। लेकिन यह क्या, वहाँ तो पहले से उसका कोठी वाला सेठ मौजूद था। उसे क्या पता था कि वह उसके बॉस का कोई फ्रेंड है। बहरहाल ऋचा ने बड़े भरे गल से कपूर साहब से हमदर्दी जताई। तभी बातचीत के दौरान रंभा को पता चला कि वह सेठ ही तथाकथित गुप्ता जी हैं, यानी उसके बॉस का साला। उस वक्त वह इस आशंका से भय मिश्रित संकोच में डूब गई कि सेठ ने उसके साथ संबंध को लेकर बॉस को सब कुछ बता दिया होगा, जिसके चलते वो बॉस का फेवर भी खो सकती है और शायद उस पर बदकिस्मती की बिजली फिर से गिरने वाली है। तभी ऋचा दोबारा बॉस से मुखातिब हुई। सर, इस मिस फॉर्चून के लिए दौर में हम आपके साथ हैं। आप हमारा इस्तेमाल किसी भी मौके पर कहीं भी कर सकते हैं। आपके एक लफ्ज़ पर हम दोनों अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। उसकी बात खत्म होने से पहले ही गुप्ता जी रंभा को कनखी से देखते हुए कपूर साहब के कान में कुछ फुसफुसाने लगे। लिहाजा रंभा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि ऋचा ने उसे बॉस का सच्चा हितैषी मानकर अपने साथ शामिल किया था। पर उसकी यह उधेड़बुन कम नहीं हो रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुप्ता उसके बॉस को यह बता रहा हो कि रंभा कोई ऐसी वैसी बुरी सी लड़की है जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता। बॉस गुप्ता से गुफ्तगू करने के बाद ऋचा को इशारा करते हुए एक कोने में ले गए। रंभा बुरी तरह पानी पानी हुई जा रही थी। वजह साफ थी, अब वह समझ रही थी गुप्ता ने पहले बॉस को उसके साथ अपने संबंध के बारे में बताया होगा और अब खुद बॉस ऋचा को बता रहे होंगे कि रंभा उनके साले गुप्ता जी पर डोरे डालने की कोशिश कर रही है। जब रंभा ने वहां बैठे गुप्ता से आंखें मिलाई तो वह बड़ी कुटिलता से उसे देख मुस्कुरा रहा था। वह आंखें कतराकर उसे मन ही मन कोसने लगी। वह पछता रही थी कि वह फिजूल के चक्कर में पड़ गई। ऋचा और कपूर साहब के बीच गुफ्तगू लंबी खिंच रही थी, जिससे रंभा की बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। उसका जी कर रहा था कि वह अभी वहां से उठकर बाहर चली जाए और जिन लोगों के साथ लफड़ों में फंसी हुई है उनसे वह हमेशा हमेशा के लिए किनारा करके फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करे। बहरहाल जब तक ऋचा और कपूर साहब का बात
खत्म करके वापस आते। उसने अपना मन इतना सख्त बना लिया कि अगर उसे कुछ भला बुरा कहा गया या कपूर साहब ने उसे कंपनी से बर्खास्त करने की बात कही तो वह सारा इल्ज़ाम गुप्ता के मत्थे मढ़ देगी और उसे फरेबी प्रपंची साबित करने के लिए उससे जो भी बन सकेगा दो टूक शब्दों में कह देगी। लिहाजा रंभा उसके पास आकर मुस्कुराने के मूड में लग रही थी। रंभा उसके चेहरे को एक अनबूझ पहेली की तरह बूझने की कोशिश कर रही थी। तभी ऋचा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसके कान में फुसफुसाने लगी। जब उसने अपनी बात समाप्त कर ली तो रंभा का चेहरा बिल्कुल सरल और तनावमुक्त हो चुका था। तब वहां मौजूद उन चारों लोगों ने जोर से ठहाका लगाया। उस रात चारों ने खूब रंगरलियां मनाई। कपूर साहब और गुप्ता जी ने अपने साइड बिजनेस में फेरबदल कर लिया है। अब उन्होंने नोट छापने के काम से तौबा कर ब्लू फिल्म की सीडी बनाने का काम शुरू कर दिया है। शुरू शुरू में रंभा और ऋचा ने अच्छे कमीशन पर अपनी खुद की ब्लू फिल्म बनवाई और मार्केट में खूब शोहरत कमाई। बाद में विभिन्न कॉलेजों के प्रिंसिपलों की मिलीभगत से छात्राओं को इस खातिर पटाया। वे सोचती हैं कि उनका जॉब पक्का हो चुका है, चुनांचे अगर उनके बास उन्हें इस इंडस्ट्री से बाहर भी कर देते हैं तो वह अपने बल पर ही यह काम शुरू कर सकती है। ऋचा तो इस बिजनेस में अपनी छोटी बहन को भी एक नए प्रोडक्ट के रूप में लॉन्च करना चाहती है। उसे यह प्रेरणा अपने बॉस से मिली है जिन्होंने अपनी बेटी को जोर शोर से इस काम में लगाया है। ऐसे में रंभा भी क्यों पीछे रहे, वह इस काम में अपने परिवार की मदद ले रही है। वैसे तो शुरुआत में उसकी ब्लू फिल्मों की मार्केट में आने पर उसके घर वालों ने बड़ा बवाल किया था, पर ब्लू फिल्मों की घर घर बढ़ती लोकप्रियता के चलते इनका साधारणीकरण हो चुका है। वे इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए रंभा को हर संभव मदद देने के लिए रजामंद हो गए हैं। बंधुओं, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। मैंने इस कहानी में महानगरीय जीवन में व्याप्त लंपटता, स्त्रैणता और घोर अनैतिकता पर ही कथानक बुना है। आप इन अनैतिकताओं से घृणा करते हुए जीवन के प्रति अपना सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखिए। इनका शिकार मत बनिए। धन्यवाद।